हिमाचल प्रदेश हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, तकनीकी मंत्री माननीय श्री राजेश धर्मानी जी, पूर्व में विधायक श्री बीरूराम किशोर जी, श्री बम्बर ठाकुर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा श्रीमती अंजना दीवान जी, बड़सर से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष गलवालिया जी, श्रीमती रीना पुंडीर जी, सदस्य महिला सहयोग रूप रानी जी, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र चंदेल जी, कांग्रेस नेता युवा कांग्रेस एनएसयूआई, दूर दराज से बल्ठी में आए मेरी माताएं बहनें युवा साथियों, और इस क्षेत्र से हमारे कांग्रेस के विधायक छोटे भाई विवेक कुमार जी। मैं पिछले दिनों झंडूता आया था, उसके बाद मैंने विवेक जी से बात की कि मैंने झंडूता आना है विधानसभा, तो कौन से किस क्षेत्र में आपके यहाँ मिलकर आम जनता से बात की जाए, बैठक की जाए, रैली की जाए। विवेक जी ने कहा कि बल्ठी विधानसभा क्षेत्र में हम आपकी एक बड़ी रैली करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं आज बल्ठी विधानसभा क्षेत्र में आया हूं, और मैं विवेक जी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 3 वर्ष पहले आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने निचले हिमाचल से मुख्यमंत्री कांग्रेस के पार्टी का बना। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है और निश्चित रूप से लोगों को आशाएं होती है। मुख्यमंत्री जब मैं बना और रिज के ऐतिहासिक मैदान से जब मैं शपथ ले रहा था, तो मैंने अपने जीवन में कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि आप जैसे परिवार से उठकर, एक आम परिवार से उठकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचूंगा। दायित्व तो बड़ा था, आम लोगों के दर्द मेरे सीने में था। हमेशा से गांव के लोगों का पीड़ा मेरे मन में हमेशा से रही, और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने बैठक ली, सरकार के अधिकारी आपको खजाने की जानकारी देते हैं, और ये कहा गया कि हमारे पास महज 3 महीने का कर्जा उठाने की सीमा है, और आने वाले 3 महीने बाद वेतन तक के भी लाले पड़ जाएंगे। मैंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार ना आती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे कैसे आगे चलाती। कहा उन्होंने कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने चुनाव से पहले तकरीबन 5,000 करोड़ रुपया आम जनता को, जो गरीब जनता को मिलना चाहिए था, चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियों की तरह बांट दी। क्या किया उन्होंने? आप लोगों का पैसा होता है, गांव में बैठा गरीब आदमी का पैसा होता है, समाज में अंतिम व्यक्ति तक का पैसा होता है। रेवड़ियां ऐसी बांटी कि 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें खाली पड़ी है, सिर्फ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का आपकी संपदा को बांट दिया। मैंने अधिकारियों से कहा और क्या क्या है, कहा कि 6 पे कमीशन दे दिया गया है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का एरियर 10,000 करोड़ रुपया नहीं दिया गया। मैंने पूछा कि उन्होंने पिछले 5 साल में कितना कर्जा उठाया है, कहा तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाया। मैंने फिर अधिकारियों से पूछा कि इनके पास पैसा कितना आया है,
3 साल में हमारे पास आर्थिक संसाधन ना के बराबर थे और भारतीय जनता पार्टी को 50,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिला हुआ। जो आप 100 रुपया कमाते हैं और सरकार 100 रुपये का टैक्स कमाती है, उस टैक्स में से 50% जो यहां आप चीज खरीदते हैं उसका 50%, 59% भारत सरकार के पास चला जाता है और 41% टैक्स का बंटवारा करते हैं। भारत सरकार कई योजनाएं लेकर आती है जिसमें पीएमजीएसवाई होगी, एनएचएम होगी, इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो पैसा आप ही से लिया जाता है क्योंकि जो टैक्स 100 रुपया कलेक्ट स्टेट से होता है उसका 59% कौन रख लेता है? केंद्र सरकार रख लेती है और 41% जो होता है उसका बंटवारा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में 50,000 करोड़ का कर्ज उठाया। हमने भी बाजार से 23,700 करोड़ रुपए का कर्ज 3 सालों में उठाया। 2023-24, 24-25 और 25-26 में अभी हमने 23,700 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया और हमने वापिस कितना किया? हमारी स्पीच से पहले आपने देखा हमने वापिस कितना किया? हमने अभी तक 26,256 करोड़ रुपया ब्याज और मूलधन का हमारी सरकार ने वापस किया। 3 साल में 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा उठाया, ज्यादा वापस किया। ये सरकार की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 75,000 करोड़ का कर्ज हम पर छोड़ कर गए। उस कर्ज को चुकाने के लिए हमने इस कर्ज में जो 26,256 है हमने वापस किया है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस हालत में छोड़ी, लेकिन हमने उस चुनौती का भी सामना किया। हमने प्रदेश में आय के नए संसाधन पैदा किए, हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए और तकरीबन 3,000 करोड़ रुपया आम जनता का जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से लुटा दिया जाता था, हमने उसको रुकवाया, उस चोर दरवाजे को बंद करवाया। प्रदेश में आपदा आई 2023-24 में 700 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 24,000 घर या तो पूर्णतः नष्ट हो चुके थे या आंशिक रूप से नष्ट थे। केंद्र सरकार ने आकलन किया कि हां, आपदा में हिमाचल प्रदेश को 93 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हम इसकी भरपाई करेंगे। जो दिल्ली में बैठे हुए नेता आप चुनकर भेजते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप बताइए कि जब प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश की जनता कर रही थी, उस समय क्या आपने संसद में एक सवाल भी पूछा? नहीं पूछा। केंद्र की टीम आई, कहा 93 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है, सड़कें टूट चुकी है, बिजली के पुल उजड़ चुके हैं, सिंचाई की योजनाएं बह चुकी है, 700 परिवार 700 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, 23,000 घर टूट चुके हैं। मैं आपदा के समय सभी जगह गया, झंडूता में भी आया, हर जगह गया मैं और हर जगह का मैंने आकलन किया। मैंने अधिकारियों से बैठक की, उन्होंने कहा, मैंने पूछा उनसे कि आप बताइए, हम जो जिनके पूरे घर नष्ट हो चुके हैं, जिनके पास पीने के पानी का बर्तन तक नहीं बचा है, स्कूल के बच्चों की किताब तक नहीं बची है, उन्हें हम कितना धन दे सकते हैं? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपया मिलता है और 20,000 राज्य अपना भाग डालेगी तो 1.5 लाख रुपया ही मिलेगा। मैंने कहा, जिस परिवार ने, आम परिवार में, गरीब परिवार में, किसान के परिवार में दिन रात मेहनत करके एक पक्का घर बनाया हो, वो उम्मीद भी नहीं कर सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता कि अचानक आपदा आएगी और उसका घर बहा कर ले जाएंगे,
वो सिर्फ अपनी जान बचा सके, पीने के पानी का गिलास नहीं रहेगा, उस परिवार को आप सिर्फ 1.5 लाख रुपया देंगे? 1.5 लाख रुपए में बाथरूम भी नहीं बनता। कहा नियम ऐसे हैं, कानून ऐसे है। आपदा परिवारों में से कोई परिवार मेरे पास आया नहीं कि हमारी राहत राशि बढ़ा दी जाए, कोई नहीं आया। लेकिन मैं दर्द जानता था आम परिवार का, मैं आम परिवार की पीड़ा को जानता था। मैंने कहा 1.5 लाख रुपया नहीं, इसके लिए कानून बदलना पड़े, मैं कानून बदलने के लिए तैयार हूं, नियम बदलना पड़े, नियम बदलने के लिए तैयार हूं। और मैंने आम आदमी के लिए कानून बदला, नियम बदला, और जिसका पूरा घर नष्ट हो गया तो उसको 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। घर बनाने में समय लगता था। मैंने कहा जब तक घर नहीं बन जाता, गांव में रहने वाले परिवार को 5,000 रुपया दिया जाएगा किराए के लिए, और शहर में रहने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपया दिया जाएगा, और 6 महीने का खाना पीना फ्री कर दिया। क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या व्यवस्था परिवर्तन है? आम लोगों का दर्द बांटना बिना मांग के, उसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमने आपदा प्रभावित परिवारों को अपनी दर्द पीड़ा को समझते हुए किया। आपदा आती है, हम खड़े हुए, आप खड़े हुए हमारे साथ, इस प्रदेश के देवी देवता खड़े हुए। उसके बाद लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश की गई, लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश की गई, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई। जो व्यक्ति बिक जाता है वो कभी सच्चा सेवक नहीं हो सकता, जो विधायक बिक जाए वो कभी सच्चा सेवक नहीं हो सकता। उसकी नियत कोई खोट होगा, वो कहीं से ना कहीं अपनी सोच से, आप पैसा कमाने की दृष्टिकोण से सोचता है। और ऐसा हमारी सरकार गिराने के पूरे प्रयास हुए, 9 विधायक हमको छोड़कर चले गए, और ऐसी मती इंडिपेंडेंट विधायकों की मारी गई कि आजाद प्रत्याशी भी बोल रहे थे कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। देश के इतिहास में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि आजाद विधायक विधानसभा के परिसर में ये कहते हुए हुए कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि तुम किसी पार्टी के सदस्य नहीं हो, तुम कांग्रेस के साथ भी खड़े हो सकते हो, बीजेपी के साथ भी खड़े हो सकते हो, लेकिन कहते हैं ना, जब अपना ईमान दे दिया जाए उसमें मती भी खो दी जाती है, और उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ। आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हम दोबारा से 40 पर पहुंचे। उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो सबसे शक्तिशाली पार्टी है, हिमाचल की भोली वाली ईमानदारी जनता ने ईमानदारी का साथ दिया और हमें दोबारा से 40 सीटों पर पहुंचाया। यह आपका आशीर्वाद है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। केंद्र में क्या दिया आपको 10 साल में, मैं आज अपने उस जनता को बताना चाहता हूं। सबसे ज्यादा परमवीर चक्कर देने वाले हिमाचल प्रदेश की विडंबना देखिए। जनसंख्या के आधार पर हमने 4 परमवीर चक्कर जीते हैं। देश की सीमाओं पर अगर पहला किसी का खून बहा तो हिमाचल के भूतपूर्व सैनिकों का बहा है। वफादारी में कोई कमी नहीं रखी। 4 परमवीर और कितने चक्कर जीते हैं। यहां के युवा सेना में भर्ती होने के लिए रोज सुबह 4 बजे दौड़ लगाते थे, 6 बजे दौड़ लगाते थे कि मैं सेना में भर्ती होकर इस देश की सीमा की रक्षा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार की ने प्रदेश को यह दिया कि आज अग्निवीर बनाकर उन्होंने छोड़ दिया। अग्निवीर बनाकर हमको ये मिला। आपने सोचा 4 साल बाद क्या युवा कहां आएगा, कहां भटकेगा? पूरी मेहनत करके मेरिट पर जब युवा आया तो उसको अग्निवीर की तोहफा दिया। लाखों गांव में रोजगार के अवसर पैदा कांग्रेस पार्टी ने 2003 में पैदा किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से
हर गांव में रोजगार के दरवाजे खुले। कोरोना काल में अगर आम आदमी और गरीब परिवार के घर में चूल्हा जला, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो वो मनरेगा थी। 10 साल की उस सरकार ने मनरेगा पर कैंची लगा दी, उसका नाम बदल दिया है। नाम बदलने में नहीं है, राम के नाम को हम रोज सुबह राम का नाम लेते हैं, लेकिन उसका जो दिशा थी उसको बदल कर रख दिया। अभी गांव का पंचायत प्रधान अगर मनरेगा में कोई डिमांड करता था, सरकार उसको स्वीकृत करती थी। अब ऐसा नहीं है। गांव के लोगों के रोजगार के अवसर किसी पार्टी ने छीने तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मनरेगा को खत्म कर दिया गया, मनरेगा की आत्मा को मार दिया गया। अब स्कूल की बिल्डिंग बनेगी, वहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गांव का कोई सड़क आप नहीं बना सकते, गांव का कोई तालाब आप नहीं बना सकते। मनरेगा सिर्फ विकास कार्यों के लिए नहीं थी, वो गांव के लोगों के लिए रोजगार की गारंटी थी, ताकि जो गांव में रोजगार करना चाहता है शहर की तरफ ना जाए, तो उसको हम रोजगार के अवसर प्रदान करें। हमने 2-3 साल में 80 रुपये उसमें दिहाड़ी बढ़ाई, और आगे भी हमारा विचार था कि मनरेगा अगर खत्म नहीं होगी तो हम इसमें और दिहाड़ी बढ़ाएंगे ताकि गांव के लोगों के पास अच्छा पैसा पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा की आत्मा को खत्म कर दिया। सारे सांसद चुप हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप, जो विधायक बनकर के चुप है। सरकारें आती है, सरकारें चले जाती है, लेकिन जो जनता का दर्द ना बांटे सरकार, उसे जनता कभी माफ नहीं करती है। हम जनता का दर्द बांटते हैं। और अब क्या हुआ? 1952 से इस प्रदेश में राजस्व घाटा अनुदान मिलता था। अनुदान 1952 से 73 साल से लगातार मिलता रहा। भारतीय जनता पार्टी की 11 साल पुरानी सरकार, कानूनी अधिकार है, संविधान में लिखा गया है कि जो राज्य धन के मामले में ज्यादा समर्थ नहीं होंगे, केंद्र सरकार उसकी मदद करेगी, ये फाइनेंस कमीशन उसकी मदद करेगा। मैं 4 बार फाइनेंस कमीशन से मिलने गया। मैंने हमेशा कहा कि जो 15वें फाइनेंस कमीशन ने हमें 48,000 करोड़ रुपया दिया है, उसको हर वर्ष बराबर रखना, हर वर्ष बराबर रखना। 48,000 करोड़ दिया तो हर साल 10,000 करोड़ करके देना। मैं 4 बार फाइनेंस कमीशन से मिला, वित्त मंत्री जी से मिला। मैंने कहा हिमाचल की 75 लाख की जनता भोली भाली है, देश की सीमाओं पर हम अपने प्राण देते हैं। 90% पहाड़ी क्षेत्र है, और इस पहाड़ी क्षेत्र में भी 68% जगह जंगल है, जंगल की भूमि है, वहां हम घर तक नहीं बना सकते। 68%, 32% जगह में हम अपना गुजारा करते हैं, जिसमें खेती भी करते हैं, रोजगार भी पैदा करते हैं। आप इसको बराबर रखना। 1 फरवरी हिमाचल के इतिहास का काला दिन है, जब इस राज्य के लोगों के हर साल के 8 से 10,000 करोड़ रुपया काट दिए गए हैं। 8 से 10,000 करोड़ रुपया आपका काट दिया गया है हर साल, जो अभी पिछले सालों से मिलता आ रहा था, आजादी के 5 साल के बाद से मिलता आ रहा था। ऐसा क्यों? 4 सांसद आप चुनकर भेजते हैं। एक सांसद अनुराग ठाकुर जी तो ब्लैक बोर्ड में आके समझाने लगे। जो कहते शेयर है टैक्सीज का, जो शेयर है टैक्सीज का, उसमें बढ़ोतरी हुई है। वो बढ़ोतरी हर साल पिछले 40 सालों से होती आ रही है, नया नहीं है। नया ये है कि आपने हमारा जो अनुदान है, जो 10,000 करोड़ हमें हर साल मिलना था, उसको आपने बंद किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों से एक सवाल पूछना चाहिए, सभी सांसदों से पूछना चाहिए कि जो हमारा अगला वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो रहा है 26-27 का, 26-27 के वित्तीय वर्ष से लेकर
2031-32 के 5 साल के वित्तीय वर्ष में 2030-31 के वित्तीय वर्ष में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपया इस प्रदेश की जनता का काट दिया जाएगा। तो ये चार्ज जो जितने चुनकर विधायक गए हैं, जितने चुनकर सांसद गए हैं, क्या ये 10,000 हमारा हर साल का जो कट रहा है उसके विरोध में आवाज उठाएंगे? आप उसके विरोध में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? वो ये सोचते हैं कि सरकार बनती है सरकार के बाद, लेकिन तंगी किसको होगी? जनता को होगी। आज हम उसके विरुद्ध में आवाज उठा रहे हैं। 10,000 करोड़ किसी के एक साल का कट जाए और भारतीय जनता पार्टी के जो इनके प्रवक्ता है उदाहरण दे रहे 17 राज्यों का कटा। क्या केरल की तुलना हमसे की जा सकती है? क्या पंजाब की तुलना हमसे की जा सकती है? हम भोले भाले लोग हैं। हम सबको इसके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। और इस जनता से भी मैं अनुरोध करता हूं, आप हमें 5 साल के लिए चुनकर भेजते हैं, लेकिन आज ये डाका आपके अधिकार पर है और भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के उदाहरण दे रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ना होगा और ये लड़ाई आपके सहयोग से लड़ी जाएगी। मैं आप सब लक्ष्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। ये आपके अधिकार की लड़ाई है, ये गरीब के अधिकार की लड़ाई है। जिस गरीब के अधिकार को हम पिछले 3 वर्षों से जो उसकी संपदा का अधिकार है उसको बांट रहे हैं। क्या मछली उत्पादक जो इस क्षेत्र में रहते थे उन्होंने मांग की थी कि हमसे 15% रॉयल्टी ली जाए, इसको कम किया जाए, 15% रॉयल्टी ली जाती थी। किसी ने नहीं बोला, हमने उनका दर्द समझा और 7.5% किया। मैं इसको और कम करूंगा क्योंकि ये मेहनती लोग हैं। गो सदन हिंदू धर्म के बड़े रक्षक बनते हैं, हमसे बड़ा रक्षक कौन होगा? जब राम जी की मूर्ति की स्थापना अयोध्या में हो रही थी, हमने पूरा दिन की छुट्टी की थी, इन्होंने आधे दिन की छुट्टी की थी। हमने गांव सदन में गाय पालने वालों को लिए 700 से बढ़ाकर 1200 किया। ये व्यवस्था बन रही है। जो बेचारे आवारा गाय सड़कों पर छोड़ी जाती थी। 6,000 बच्चे यहां 6,000 प्रदेश में 75 लाख जनता में अनाथ हो चुके हैं, अपनी माता को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं। और जिस बच्चे की माता ना रहे, पिता ना रहे, अगर वो चाचे के साथ भी रहता तो उसके मन पर क्या बात बीतती है? किस प्रकार अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगेगा? हमने इस संपदा का, आपके पैसे का एक अंश उनको भी दिया। कहा पैदा होने के बाद से कोई भी बच्चा अगर मां बाप उसके छोड़कर चले जाते हैं तो सरकार ही उसकी माता है, सरकार ही उसकी पिता है। और ये अधिकार हमने उसको 27 साल तक की उम्र के लिए दिया, जब तक वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता। क्या है ये अधिकार? 18 साल के बाद हम उसे 4,000 रुपया हर महीना दे रहे हैं। 18 साल से कम हम उसे 2,500 रुपया महीना दे रहे हैं। अगर डॉक्टर बनता है तो पूरी फीस दी जाएगी, हॉस्टल की पूरी फीस दी जाएगी। और जब वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। अगर कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बनता है, अपनी दुकान खोलना चाहता है तो 2 लाख रुपया सरकार देगी। घर बनाना चाहता है 3 लाख रुपया सरकार देगी। ये कोई मांगने नहीं आया था उन बच्चों में, कोई नारे नहीं लगा रहा था। ये दर्द था उन 6,000 बच्चों का। और जो दर्द को समझता है उसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। विधवाएं बहनें बैठी होगी, अचानक पति की मृत्यु हो जाए, बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, पीएचडी कर रहा है, कमाने वाला घर से चला जाए, बच्चे की पढ़ाई की फीस का खर्चा कौन उठाएगा? हमने उन सब विधवा बहनों को जिनकी आय 3 लाख से कम है, उनकी सारी पढ़ाई का खर्चा आज हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। आम परिवार से कोई बच्चा जो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, पैसे है नहीं, डॉक्टर पे हर महीने साल 1.5 लाख रुपए की फीस जाएगी, 15-20 लाख सरकारी क्षेत्र में डॉक्टर बनने के खर्च हो जाते हैं, हॉस्टल का खर्चा अलग होता है। हमने
उस पीड़ा को भी समझा और कहा जिसकी आय 12 लाख रुपए से कम होगी उस परिवार को 1% ब्याज की दर से 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए की वाईएस प्रमाण ऋण योजना दी जाएगी ताकि आम परिवार का किसी भी जाति का हो वो बच्चों को पढ़ सके, वो बच्चा पढ़ सके, इसका लाभ उठाइए। ये सारा पैसा आपका, ये किसी ने मांग नहीं की। यही व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री के खिलाफ रीलें बनाकर तरह तरह की बातें करेंगे, उन्हें ये भी सोचना चाहिए ये हिमाचल प्रदेश की जनता है। आज उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात आई है। भारतीय जनता पार्टी ने और क्या किया? 5000 बीघे की जगह पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5000 बीघे की जगह बद्दी में आपको 4 विषयों की जगह की रजिस्ट्री करवानी है तो 6% रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी महिलाओं को और 8% पुरुष को देनी पड़ेगी। उन्होंने उसको भी माफ किया और 5000 बीघा 1 करोड़ रुपए में 90 साल के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को देगी। 750 रुपया बीघा जगह। वो बेचारे हमारे जो ऑस्टिस बने उन्हीं को हम दे देते। हमने क्या किया? पौंग डैम में 40 साल से ऑस्टिस थे, उनको हमने पट्टे पर दिलाया और बिलासपुर में भी हम जल्दी ये कुछ ना कुछ उसके लेकर ले जा रहे हैं। यही नहीं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, मैं कह सकता हूं इस मंच से, जिस सरकार का दबाव मैं सहन कर रहा हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों दी गई है, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ लोग यहां चर्चा कर रहे थे कि हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में, हिंदुस्तान में रोजगार में, हिमाचल प्रदेश में रोजगार के और अवसर कहां है? बड़ी इंडस्ट्री आ नहीं सकती, और अगर हम बड़ी इंडस्ट्री आ भी जाए हमें कोई फायदा नहीं है। जीएसटी के बाद कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को आप बदल दो। मैंने कहा मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं, इकट्ठा पैसा मिल जाए, पोते पोतियों के लाड़ प्यार में बुजुर्ग पैसा खर्च देंगे, फिर उनका कौन सहारा होगा? मुझे जवाब डाला गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बदला जाए। मैंने कहा नहीं होगा जब तक कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार है। और मैं बताऊं आपको, उस कारण भी 1600 करोड़ रुपए जो हमारे एडिशनल बोरिंग मिलनी थी वो बंद कर दी गई। मैं नहीं झुका क्योंकि मुझे पता है कि 60 साल के बाद एक निश्चित आय हर महीने हिमाचल प्रदेश में अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से उनको मिले, उनका परिवार भी पल जाता है, पोते पोतियां भी पल जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में इस तरह का बंद करने का निर्णय ले लिया है। हम, क्योंकि हमारे पास एक ही रोजगार का साधन है, हम सभी सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने दी गई है। मैं इसलिए बता रहा हूं, एक ओल्ड पेंशन स्कीम का मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने कहा मुझे सिर्फ 3000 रुपये मिलता था, परिवार में घर के परिवार के लोग भी आदर नहीं करते थे। जब से ओल्ड पेंशन स्कीम लगी है 38,000 रुपये मेरी पेंशन हो गई है, परिवार के लोग भी आदर करने लग पड़े और पोते पोतियों का खर्चा भी मैं पूरा करता हूं। मैंने ये बात बताई उन्हें कि हमारे यहां कोई रोजगार नहीं है, हम सीधे साधे लोग हैं, लेकिन हम पर दबाव डाला जाता है। मैं आज आपको ये कह सकता हूं 3 साल में, हमें 3 साल में अगर एजुकेशन में हम बदलाव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, मैं सरकारी स्कूल से पढ़कर मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारे सरकारी स्कूली क्षेत्र में हो जहां आत्मविश्वास की कमी ना हो और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी आने वाले भविष्य के लिए तैयार है। इसीलिए हमने सीबीएसई स्कूल करने की घोषणा की और आज मैं इस भट्टी के स्कूल को भी सीबीएसई करने की घोषणा करता हूं।
आने वाले पूरे विधानसभा क्षेत्रों में खास करके हम शिक्षा का पूरा परिवर्तन कर देंगे, क्रांतिकारी परिवर्तन कर देंगे। जब बच्चा पढ़कर निकलेगा तो पूरे हिंदुस्तान में वो बड़े गौरव से करेगा कि मैं इस स्कूल से पढ़कर आया हूं। हम ऐसी शिक्षा प्रणाली की दिशा में बढ़ते हैं। हॉस्पिटलों के क्या हाल है? जब हम आए, मैंने प्रेजेंटेशन ली, 40 साल 20 साल पुरानी मशीनें लगी हुई है। 40% स्टाफ पर हमारे मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। 40% स्टाफ है, 60% की कमी है। मैंने आईजीएमसी और टांडा जो बड़े प्रीमियम मेडिकल कॉलेज है उनके बारे में, जब मेरे को डॉक्टर ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, मैं हर सोम मंगलवार को मीटिंग लेता तो प्रेजेंटेशन दी, कहा कि हमारे यहां एमआरआई मशीन 19 साल पुरानी है। अब जो राजधानी का ही मेडिकल कॉलेज ऐसा है, 19 साल, 20 साल पुरानी एक्सरे मशीनें हैं। और गांव के विधानसभा क्षेत्रों का तो आप बात ही छोड़ दीजिए, डॉक्टर ही नहीं, पीएससी नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, एक नर्स के सारा चल रहा है। हमने सभी मेडिकल कॉलेज में यह कहा है कि आने वाले समय में जो इंस्ट्रूमेंट एम्स दिल्ली में खरीदा जाएगा वो सभी मेडिकल कॉलेज में हिमाचल प्रदेश की सरकार भी खरीदेगी। इसके लिए मैंने 3,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया और उसमें बदलाव हो गया। अब आधुनिक मशीनें टांडा में भी लग रही है, हमीरपुर में भी लग रही है, आईजीएमसी में भी लग रही है, नेर चौक में भी लग रही है। अब 40 साल पुरानी व्यवस्था को बदलना है तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। आप 1 साल के भीतर आप सभी मेडिकल कॉलेज देखेंगे कि जितनी भी आधुनिक मशीनें एम्स में लगी होगी वो सब आपके लिए होगी। और हर विधानसभा क्षेत्र में हमने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले, सब जगह 6 डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट भेजे। आज मुझसे विवेक जी कह रहे थे, मैं यहां भी जल्दी डॉक्टर आपको उपलब्ध करवा दूंगा जो आपने कहा है। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना चाहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है? जब गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे, कैसे पहुंचेगा? हमने कहा हमारे गांव के लोगों के पास थोड़ी थोड़ी जगह होती है, किसी का 2 बीघे है, किसी का 3 बीघे है, किसी के पास 10 बीघे है, किसान है। हमने कहा कि अगर गोबर आधारित खेती करेगा तो 60 रुपए किलो गेहूं सरकार खरीदेगी, 40 रुपए किलो मक्की सरकार खरीदेगी और 90 रुपए किलो हल्दी सरकार खरीदेगी। क्योंकि हल्दी इसलिए लगाया गया कि हल्दी में थोड़ा काम कम करना पड़ता है, उसको ना तो बंदर खाता है ना नीलगाय खाता है। और कहा कि दूध 51 रुपए लीटर गाय का दूध प्लस 3 रुपए लीटर हम उनको किराया देंगे, सरकार खरीदेगी। और भैंस का दूध 61 रुपए सरकार खरीदेगी, ताकि लोगों के हाथ में पैसा जाए। जंगल अगर आप लगाओगे तो प्रत्येक महिला मंडल को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अपने पंचायत में 2.5 लाख रुपया सरकार देगी। पौधे कौन देगा? वन विभाग देगा। पौधों के बारे पर बाढ़ कौन लगाएगा? वन विभाग देगा। पहले साल जो पौधे आपने 100 पौधे लगाए, उसमें से अगर 50 पौधे जीवित रह गए तो आपको 1 लाख रुपया अगले साल मिलेगा। और इस तरह 5 सालों तक आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? अग्निवीर भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया। और ये जो 10,000 करोड़ रुपया हर साल काट रही है भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया। जीएसटी लगने के बाद सबसे बड़ा, अगर प्रदेश में कहीं नुकसान हुआ तो देश में कहीं भी नुकसान हुआ तो हिमाचल प्रदेश है। जीएसटी लगने से पहले बद्दी और सारे हिमाचल प्रदेश से हमें वैट और एक्साइज के रूप में 4,000 करोड़ रुपए आते थे, क्योंकि हम खुद टैक्स लगा सकते थे। क्या कर सकते थे? हम खुद टैक्स लगा सकते थे। जीएसटी लगने के बाद वो टैक्स की जो ताकत है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमसे छीन ली। और आज हमें 4,000 करोड़ की जगह 150 करोड़ रुपए मिल रहा है। सबसे ज्यादा परमवीर चक्र जीते हम,
सेना में हमारे आम परिवार के लोग खून बहाए, हम अधिकार हमारे छीने जाए, अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं। और जब अधिकार छीने जाते हैं, जब ये 10,000 करोड़ रुपए नहीं मिलता तो इसका क्या नुकसान होता है? आपके स्कूल की बिल्डिंगें नहीं बनती है, आपके हॉस्पिटल की बिल्डिंगें नहीं बनती है, आपके सड़कों में खड्डे बने रहते हैं। इसलिए हमें इस चुनौती का भी सामना करना है। और मैं आपको कह सकता हूं, हमने 8 तारीख को अपनी कैबिनेट बुलाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी अनुरोध करूंगा, सबको फोन करूंगा कि आप भी हमारी उस कैबिनेट की मीटिंग के बाद मैं आप सब लोगों से मिलना चाहता हूं। मैंने तो ये भी कहा, ये जितने सांसद 4 और 3 7 और 28 विधायक हैं, इनके नेतृत्व में, ये अगर जयराम जी की नेतृत्व में भी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मंत्रिमंडल के सदस्य मोदी जी से मिलने को तैयार है। आप हमारी ये मांग दिलाइए, जो 10,000 करोड़ हमारा कट रहा है उसे हमें वापस दिलाइए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। मैंने तो ये भी कहा, जबकि नियमानुसार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जाते हैं, जो सरकारी नियम होते हैं उसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में टीम जाती है। मैं तो ये भी कहता हूं कि आपके लिए, मैं आप लोगों के लिए मैं उनके नेतृत्व में भी जाने के लिए तैयार हूं। हमें उन 17 राज्य की श्रेणी में मत शामिल कीजिए। हम ईमानदार लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, थोड़े में संतुष्टि कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा थोड़ा सा अधिकार भी छीन लिया जाएगा तो हमें उसकी ठेस पहुंचेगी। बड़े बड़े बांध यहां बने, पोंग यहां बना, भागड़ा यहां बना, हमारे लोगों की जगह गई, लेकिन आज तक वो विस्थापित ही रहे। सबसे ज्यादा इन बांधों से फायदा कमा रहे हैं केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा सबसे ज्यादा फायदा कमा रहे हैं, और हमें अधिकार के रूप में सिर्फ 12% फ्री रॉयल्टी दे रहे हैं। मैं उस लड़ाई को भी लड़ रहा हूं। इसलिए आज समझदारी के साथ सभी नेताओं को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चाहे वो सीपीएम के नेता, हम सबको इकट्ठे होकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आज मुख्यमंत्री हूं, कल कोई और मुख्यमंत्री हो सकता भविष्य में, लेकिन राज्य के अधिकार जब छीन लिए जाएंगे उसे वापस दोबारा लाने में बड़ी दिक्कत आएगी। मुख्यमंत्री और मंत्री आप बनाते हैं, आपकी ताकत हमें मुख्यमंत्री बनाते हैं। भविष्य में भी आप जिसको चाहोगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन आज दायित्व हमारा मुख्यमंत्री से लेकर, मंत्रिमंडल से लेकर, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से लेकर, जेपी नड्डा जी से लेकर, अनुराग ठाकुर जी से लेकर यह बनता है कि जो प्रदेश के 10,000 करोड़ रुपए काटे गए हैं, उस लड़ाई को हमें अधिकार के रूप में लड़ना होगा। हम लड़ेंगे, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। आज जो भट्टी में, आज जो मैंने यहां उद्घाटन किए हैं और सारे पुल, जो जिन पुलों की इन्होंने बात की है, अभी नंदू नगरों पुल का कार्य ये अभी 3 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। बागछल पुल का क्यों चौड़ा करने के लिए बागछल पुल से लेकर शातलाई बरसर तक इसको हमने सीआरएफ में डाला और उसको चौड़ा डबल लेन करने की हमने बात की है। अब इसमें भी आगे बढ़ेंगे। एक इन्होंने तहसील की नायब तहसीलदार, सब तहसील का ऑफिस तलाई में खोलने की बात कही है। मैं तलाई में खोलने की इसकी घोषणा करता हूं। एक कोटला में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा खोलने की बात की है, मैं उसको भी खोलने की घोषणा करता हूं। एक और स्कूल इन्होंने मनागढ़ को अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं। एक और सीबीएसई, एक झंडूता और गेड़वी को भी सीबीएसई स्कूल खोलने की घोषणा करता हूं। 2.5 करोड़ रुपया पुल के लिए मांगा है, उसको भी देने की घोषणा करता हूं। 2 पुलों को जो मांगा है, दोबारा भी मैं आपके बीच में आऊंगा। हाँ, ये सब चीजों को मैं आपके पास बीच में आऊंगा, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं, डिवाइडर के लिए भी जो नीति का फैसला करना होगा वो आप एक्सेल से रिपोर्ट लेकर फिर आगे इस पर बढ़ेंगे। एक और कहना चाहता हूं, आप 5 साल के लिए चुनकर भेजते हैं, लेकिन
आपको ये फैसला करना है कि जो लोगों की सेवा करे, जो लोगों को बिन मांगे दे, वो सरकार व्यवस्था परिवर्तन की सरकार होती है। मैंने अगर राजनीतिक लाभ के लिए, फायदा उठाने के लिए ओपीएस देना था तो मैं अगले वर्ष देता, 4 वर्ष पहले नहीं देता। ये क्यों दिया गया है? ताकि हमारे लोगों के हाथ में पैसा दे और जल्दी ही हम कुछ और फैसले लेकर आएंगे जो आम लोगों के हित में होंगे। आपका उन फैसलों में मुझे साथ चाहिए। पहले म्यूटेशन के लिए आपको कई चक्कर लगाने पड़ते थे, 5 लाख म्यूटेशन किए हमने। अब मैंने कहा कि दुरुस्ती पार्टीशन के, डिमार्केशन के आने वाले समय में 3 महीने में कम से कम ये स्थिति रहनी चाहिए कि बहुत कम केस दुरुस्ती के रहे, बहुत कम केस पार्टीशन के रहे। हमने उसमें भी बदलाव किया। तो आप लोगों का फैसलों में जब साथ मिलता है तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो जो हम आगे फैसले करेंगे तो आप उसमें हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? जोर से हाथ खड़े करके बताइए पीछे वाले में। वो फैसले आपके हित में होंगे, आपके हक में होंगे, आपको तंग करने के लिए नहीं होंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। और लड़ाई में आपका साथ चाहिए, यही मैं कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। पीएससी ब्लॉक को भी मैं अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं।